विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का पुनः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमने अब तक बात कर ली थी कि साक्षी कौन सक्षम साक्षी होगा, परीक्षा का क्रम क्या होगा। तो उसके बाद आज बात करते हैं धारा 145 से लेकर 153 तक। धारा 145 कहती है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में परीक्षा, मतलब किसी साक्षी से उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रसंगत बातों से सुसंगत है, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख के साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किया जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन में किया जाना है। ये नियम उस सामान्य नियम का अपवाद है जिसके अनुसार तब तक किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने की मनाही है जब तक कि खुद दस्तावेज को पेश नहीं किया जाता। अधिनियम की धारा 138, 140, 145, 148 और 154 में प्रतिपरीक्षा के द्वारा किसी गवाह की विश्वसनीयता पर इम्पीच के संबंध में वर्णन किया गया है। वहीं धारा 155(3) के अंतर्गत किसी गवाह की अविश्वसनीयता को सिद्ध करने का एक ढंग यह है कि उसके पूर्ववर्ती बयान का कोई हिस्सा उस पूर्ववर्ती बयान के दूसरे हिस्से से भिन्न साबित कर दिया जाए। धारा 155(3) और धारा 145 में अंतर यह है कि धारा 155(3) में केवल पूर्ववर्ती बयान के संबंध में ही लागू होती है, बयान लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी। इसके विपरीत धारा 145 सिर्फ लिखित बयान के संबंध में ही लागू होती है। इन धाराओं में दूसरा अंतर यह भी कि धारा 155(3) एवं धारा 145 की तरह यह नहीं बताया गया है कि पहले गवाह का ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग उसका खंडन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद धारा 146 कहती है कि प्रतिपरीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएं। तो धारा 146 बताती है कि जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता परखने की है या फिर ये पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। तीसरा है उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्न उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो। परंतु धारा भारतीय दंड संहिता 1850 की धारा 376 ख ग ड के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी अपराध को करने के प्रयत्न में किसी अभियोजन में जहां सहमति का प्रश्न विवाद है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सहमति या सहमति की गुणवत्ता को साबित करने के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। इसके बाद आती है धारा 147 जो कहती है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्रवाई में सुसंगत किसी बात से संबंधित है तो धारा 132 के उपबंध लागू होंगे। मतलब साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, यहाँ धारा 132 के उपबंध लागू होंगे। इसके बाद है धारा 148 जो कहती है कि न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और कब नहीं पूछा जाए। तो इसके संबंध में धारा 148 के संबंध में बात करते हैं। धारा 148 कि यदि ऐसा कोई प्रश्न, वो कहती है धारा 148 कि सील के संबंधित प्रश्नों के बारे में न्यायालय का विवेक, अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय कुछ बातों का विचार ध्यान में रखेगा। पहला है कि ऐसे प्रश्न उचित है जहां न्यायालय की राय में साक्षी की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालता हो, और ऐसे प्रश्न अनुचित है यदि लांछन ऐसी बातों से संबंधित है जो जीवन में बहुत अतीत में है या सत्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ऐसे प्रश्न अनुचित है यदि लांछन का महत्व या साक्ष्य का महत्व के बीच भारी अनुपात है। यदि साक्षी उत्तर नहीं देता तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि यदि उत्तर देता तो प्रतिकूल होता।
धारा 148 के प्रश्न तभी पूछे जानी चाहिए जब युक्तियुक्त आधार हो। धारा 149 ये कहती है कि धारा 148 में जो उचित अनुचित के बारे में बताया गया है वो तभी पूछा जाना चाहिए जब युक्तियुक्त आधार हो। इसके बाद बात करते हैं धारा 150 की। वो कहती है कि युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय क्या करेगा। यदि न्यायालय की राय है कि कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी द्वारा पूछा गया था तो वह मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके ये सब बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील अपनी वर्ती के प्रयोग के अधीन है रिपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ जिस स्टेट का है वो, या बार काउंसिल ऑफ लोकल तहसील स्तर पे उसको, या फिर हाई कोर्ट को उसकी रिकमेंड कर देगा। इसके बाद धारा 151 वो कहती है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो जिनका ज्ञात होना ये अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। वहीं अपमानित या शुद्ध करने वाले प्रश्नों के संबंध में न्यायालय ऐसे प्रश्नों का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अनावश्यक तौर पर संतापकारी है। इसके बाद धारा 153 वो कहती है कि सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। जहाँ पर किसी साक्ष्य से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार सुसंगत है कि उसकी विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाते हैं और साक्षी मिथ्या साक्ष्य दे देता है, तो उसे खंडित नहीं किया जाएगा, किंतु बाद में उस पर मिथ्या साक्ष्य का आरोप लगाया जाएगा। इस नियम के दो अपवाद हैं। पहला, प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या वह पूर्व दोष सिद्ध हुआ है और वह मिथ्या उत्तर देता है कि नहीं, तो उसकी पूर्वोत्तर दोष सिद्धि को साबित किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसने निष्पक्षता से साक्ष्य दिया है। यदि वह मिथ्या साक्ष्य देता है तो प्रत्याख्यान करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। मतलब वो यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों का प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है, मतलब इनकार करता है, तो उसका खंडन किया जा सकेगा। ये धारा 145 से 153 तक अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। होस्टाइल एविडेंस क्या होती है, पक्षद्रोही, जूरी असेसर की शक्ति, आदि आदि। धन्यवाद।